हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियों की कड़ी में आज सुनिए प्रवासी साहित्यकार दिव्या माथुर की लिखी हुई कहानी एहसास। प्रवासी साहित्य हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में जुड़ चुका है। दिव्या माथुर जी वातायन यूके की संस्थापक, एक वरिष्ठ और बहुपुरस्कृत लेखिका, अनुवादक और इम्प्रेसरियो हैं, जिन्हें 3 दशकों में सैकड़ों सफल और सार्थक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भारत और ब्रिटेन की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चलिए, मैं आपकी बात मान भी लूँ तो मेरे संग जो इतना सब कुछ है उसका क्या? जो तुम्हारे संग वो मेरे संग भी तो है। कहना बहुत आसान है, ये तो गरिमा समय ही बताएगा कि मैं तुम्हारी कसौटी में कितना खरा उतरता हूँ। हम लोग 12 वर्षों से पड़ोसी हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते रहे हैं, हमारे बच्चे एक साथ पले बढ़े हैं। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं? अन्वेष भावुक हो उठा था। सच तो ये था कि गरिमा को उस पर खुद से भी अधिक विश्वास था, किंतु अन्वेष को टालने के लिए उसे कुछ तो कहना ही था। चाहती तो वो अन्वेष का प्रस्ताव झटपट स्वीकार कर लेती, किंतु गरिमा जानती थी कि उसकी बेटी मेधा इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भोपाल में रह रही थी। गरिमा बहुत अकेली हो उठी थी। उसका और कौन था जिसे अपने पास बुला लेती या उसके पास चली जाती? अन्वेष की पत्नी अनामिका जब जिंदा थी तो वे रात के 2-2 बजे तक ताश खेलते थे। हर इतवार को पिकनिक पर जाते थे। उस जमाने में 2 घर एक हुआ करते थे। चाहते हुए भी अब वो अन्वेष के साथ अधिक उठ बैठ नहीं पाती थी। लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे कि बुड्ढों में रोमांस चल रहा है। हालांकि इस विवाह के लिए अन्वेष का बेटा तरुण और बेटी ओशी पहले ही से राजी थे। असल में सुझाव ओशी ही का था। उच्च शिक्षा के लिए तरुण अमेरिका जा ही चुका था और अब ओशी भी वहां जाने के लिए तैयार बैठी थी, किंतु उसे फिक्र थी कि उसके भी विदेश चले जाने के बाद पापा का क्या होगा। पत्नी की मृत्यु के बाद अन्वेष पहले ही बहुत अकेला महसूस करने लगे थे और अब दोनों बच्चों की गैर हाजिरी में वो कैसे रहेंगे। इसीलिए वो चाहती थी कि उसके जाने से पहले उसके पापा और गरिमा आंटी का विवाह हो जाए। दोनों ही तो अब अकेले हैं। वो ये भी जानती थी कि पापा गरिमा आंटी को बहुत पसंद करते हैं और शायद गरिमा आंटी भी उन्हें चाहती हों, पर वो बहुत ही संकोची स्वभाव की हैं। मम्मी की मृत्यु अब को 2.5 वर्ष होने को आए हैं, किंतु इसके बावजूद उन्होंने पापा को कभी अपने करीब आने का मौका नहीं दिया। अब तो उन्होंने घर आना भी बंद कर दिया था। कुछ अच्छा पकाती तो वो मेधा के हाथ ही भिजवा देती थी। मेधा को तो बहाना चाहिए था उनके घर आने का, क्योंकि वो तरुण को चाहती थी, पर तरुण था कि उससे बिदकता था। ये बात वो मेधा को कैसे बताती? मेधा बस नाम भर की ही मेधा थी। उसका दिमाग पढ़ाई लिखाई में कम और सजने संवरने में अधिक रहता था। यही कारण था कि उसे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, जबकि तरुण और ओशी दोनों का चयन पिछले वर्ष ही हो गया था। तरुण को तो अमेरिका गए हुए भी 7 महीने बीत चुके थे और अब ओशी भी जाने के लिए तैयार बैठी थी। मेधा भी अमेरिका जाना चाहती थी, किंतु मेहनत उसके बस की बात नहीं थी। खींच उतारने के लिए उसे गरिमा मिली हुई थी, जो उसकी हर बात यही सोचकर चुपचाप सुन लिया करती थी कि बेबाप की बेटी को न जाने कितनी मनोवैज्ञानिक परेशानियां होंगी। काश कि वो उसे भी अमेरिका भेज पाती, किंतु इतना पैसा गरिमा कहाँ से लाती? गरिमा के पति की एक स्कूटर दुर्घटना में बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। मेधा तब केवल 3 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने गरिमा को एक नौकरानी से अधिक कोई दर्जा नहीं दिया था। दफ्तर से मिले अनुदान और बीमे की रकम भी उन लोगों ने ये कहकर हड़प ली थी कि जीवन भर माँ बेटी को घर बैठे वे ही तो खिलाएंगे। उनका व्यवहार मेधा के प्रति भी ठीक न था। सबके सब बेचारी को दिन भर इधर से उधर दौड़ाते रहते थे। मेधा, जरा इस कमीज पर इस्त्री तो कर दे। मुझे स्कूल को देर हो रही है चाची। स्कूल थोड़ी देर में चली जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। उस घर में मेधा का भविष्य अंधकार में था। हर रोज की यही कहानी थी। गरिमा इतना कुछ कर रही थी कि घर में सुख शांति रहे, किंतु उन्हें फिर भी तसल्ली नहीं थी। वे अब मेधा को भी चैन से नहीं बैठने देते थे। गरिमा एक दिन उसे लेकर चुपचाप पीहर चली आई। मेधा तब केवल 5 वर्ष की थी।
गरिमा के विधवा होने पर उसके माँ बाप ने अपने सीने पर पत्थर रख ही लिया था। माँ ने उस पर टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए जोर डाला और इस तरह शुरू हुआ गरिमा और मेधा का नया जीवन। गरिमा को लगा कि जैसे उसकी आंखों के आगे से एक पर्दा हट गया हो। मेहनती तो वो थी ही, अध्यापन उसे बहुत रास आया। 2 साल के अध्यापन प्रशिक्षण के बाद वो एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाने लगी, जहाँ अन्वेष विज्ञान के अध्यापक थे और रहते भी पड़ोस में ही थे। दोनों के परिवार जल्दी ही आपस में घुल मिल गए। 10 वर्षों के अध्यापन के बाद जब वो मुख्य अध्यापक बने, तब तक गरिमा भी गणित की विभागाध्यक्ष बन चुकी थी। इसी बीच अन्वेष की पत्नी अनामिका, जो सालों से कैंसर से पीड़ित थी, अचानक चल बसी। गरिमा ने बीमारी के दौरान अनामिका की बहुत सेवा की थी और उसकी मृत्यु के पश्चात एक सहेली और पड़ोसी होने के नाते गरिमा ने अन्वेष के घर का प्रबंध भी अपने कंधों पर ओढ़ लिया। एक दूसरे का दुख बांटने के अलावा बच्चों की देख रेख, पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ तो जरूरी था। किंतु इतना सब हो जाने के बाद भी गरिमा ने कभी अपनी गरिमा नहीं खोई। वैसे भी उसे अन्वेष अथवा किसी अन्य पुरुष में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए तो सुबह मेधा से होती थी तो रात मेधा से। उसके सपने में भी मेधा के अलावा कभी कुछ नहीं आता था। यही कारण था कि इकलौती बेटी मेधा अपने सिवा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। जैसे ही उसे अन्वेष अंकल के विवाह प्रस्ताव के बारे में पता लगा, मेधा तिलमिला उठी। गरिमा जानती थी कि कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेधा इतना उधम मचाएगी। उसकी मर्जी के बिना तो घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। गरिमा तिलमिला उठी, पर संकोचवश चुप रही। माँ की मृत्यु के 2 महीने बाद ही गरिमा के पिता भी अपने दोस्त मोहन के साथ हरिद्वार जा बसे थे। उनका मन शुरू से भजन कीर्तन में अधिक रमता था। जब से मेधा गई थी, 3 कमरों का मकान उसे खाने को दौड़ता था। इसीलिए जब अन्वेष ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। इस उम्र में भी अन्वेष आकर्षक लगते थे। वो मेधावी और बेहद सरल थे। ऐसा जीवन साथी किसी को क्या आसानी से मिलता है, वो भी एक विधवा को। वो जानती थी कि उसके ससुराल वाले, जिन्होंने आज तक माँ बेटी की कभी खबर तक नहीं ली थी, खूब हो हल्ला मचाएंगे। देखा हमारे संग बेचारी कैसे रहती, यहाँ कोई उसे गुच्छर्रे थोड़े ही उड़ाने देता। बेटी को भोपाल भेजकर मजे कर रही है। पिछले महीने मेधा के जन्मदिन पर जब उसके पिता घर आए थे तो अन्वेष से मिलकर वो ताड़ गए थे कि उनके मन में क्या था। हरिद्वार लौटने से पहले उन्होंने गरिमा से पूछा था कि यदि वो चाहे तो वो अन्वेष से उसके विवाह की बात चलाएं। मेरी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, तेरी माँ को भी तसल्ली हो जाएगी कि बेटी सुखी है। क्या पापा, अब तो हमें मेधा के विवाह के बारे में सोचना चाहिए, गरिमा ने सकचाते हुए पूछा। मेधा ने कभी तुम्हारे बारे में सोचा है? खैर, जब उसका समय आएगा तो वो भी करेंगे ही, कोई कमी है क्या? गरिमा को अच्छा लगा था कि उसके पापा को अब भी उसकी फिक्र थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हरिद्वार में भजन कीर्तन में मगन उसके पिता इतने खुले विचारों वाले थे। पापा के बिल्कुल विपरीत थी उनकी पोती मेधा, जो एक नवयुवती होते हुए भी बहुत ही पुराने विचार रखती थी और शायद इसीलिए तरुण उसे पसंद नहीं करता था। ओशी से उसकी दोस्ती बस काम चलाऊ थी, क्योंकि ओशी गरिमा आंटी को अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी। गरिमा की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर ओशी झट ताड़ गई कि मेधा ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी मम्मी का दूसरा विवाह हो। मौका पाते उसने मेधा से बात की, पर वो तो बेफर ही उठी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? मेरी मम्मी ऐसी वैसी नहीं है। मेधा, अगर गरिमा आंटी ऐसी वैसी होती तो क्या हमारे पापा उन्हें प्रपोज करते? तुम भोपाल में पढ़ रही हो, कभी सोचा है कि वो कितना लोनली महसूस करती होंगी? ओशी ने उसे समझाने का प्रयत्न किया। वो पापा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। क्या माँ ने तुमसे इस बारे में बात की है? नहीं, पापा ने उनसे बात की थी, पर लगता है कि वो तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? गुस्से में पांव पटकती मेधा घर चली आई और गरिमा पर बरस पड़ी। आपको अपनी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? आपको अब मेरे विवाह के बारे में सोचना चाहिए और ओशी से बात चलाने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। मेधा, मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की। ओशी तो कह रही थी कि आप मेरी वजह से हाँ नहीं कर रही। तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी कुछ हुआ है इस घर में?
खैर, वर्मा अंकल ने बात चलाई थी, बस मैंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। आप मुझे तो बता सकती थी। मेधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। असल में तो जब से तरुण अमेरिका गया है, मेधा दुखी है। स्कॉलरशिप के इम्तिहान में 2 बार फेल होने के बाद ऐसी आशा कम ही है कि वो कभी अमेरिका जाकर पढ़ पाएगी। तरुण की बात और है, वो अन्वेष का बेटा है जो खासा अमीर है। मेधा ये स्वीकार नहीं करती कि ये अमीरी गरीबी का प्रश्न नहीं था। तरुण को छात्रवृत्ति मिली थी जो उसके स्वयं के बस की बात नहीं थी। आंटी, मैं मेधा से सॉरी कहने के लिए आई हूँ। मैंने शायद उसे नाराज़ कर दिया है, ओशी गरिमा से कह रही थी। मेधा को ओशी बिल्कुल पसंद नहीं। बिंदास किस्म की लड़की है ओशी, जो हमेशा खुश रहती है और हर एक को खुश देखना चाहती है। काश के मेधा भी ओशी जैसी निर्भीक और खुशमिजाज हो पाती, किंतु मेधा के नाना उससे हमेशा यही कहते रहते थे कि उसे डर कर रहना चाहिए, भगवान से, पड़ोसियों से और तो और खुद अपने से। अपनी आत्मा की सुनो तो तुम कभी गलत कदम नहीं उठाओगी मेधा। मेरी आत्मा तो कुछ बोलती ही नहीं। ध्यान से सुनो, वो हमेशा तुम्हें ठीक सलाह देगी। ओशी खड़ी मेधा को निहार रही थी, जो ना जाने क्या सोच रही थी। वो बाहर आकर गरिमा के पास बैठ गई। आंटी, मैंने उससे ऐसा क्या कह दिया कि वो मुझसे इतनी नाराज़ है? अमेरिका जाने से पहले मैं उससे अब्बा कर लेना चाहती हूँ, अर्थात दोस्ती कर लेना चाहती हूँ। अरे नहीं, तुम तो बचपन की सहेलियाँ हो, जाओ बात कर लो, वो अपने कमरे में है। थैंक्स आंटी, तरुण का फ़ोन आया था, आपसे उसने नमस्ते करने को कहा था। अच्छा, अब तो वो अच्छे से सेटल हो गया होगा वहाँ। हाँ आंटी, उसने 2 कमरों का फ्लैट ले लिया है। हम दोनों साथ रहेंगे तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। वो तो है बेटा। अंदर मेधा सोच रही थी कि ओशी उसे जलाने के लिए ही ये सब कह रही थी। देखती है तरुण ने उसके लिए क्या संदेश भेजा है। हाय मेधा, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो? नहीं तो फिर तुमने मेरी ईमेल का जवाब क्यों नहीं दिया? बस मन नहीं किया। जारा, निक्की और आयशा सभी तुम्हें पूछ रही थी। जिम तो आना चाहिए ना? वे मुझे भी तो फ़ोन कर सकती थी। ओके मेधा, चलती हूँ, पैकिंग निपटानी है। सी यू सम टाइम। ओशी दुखी होकर जाने लगी। अभी तक मेधा ने उससे बैठने तक को नहीं पूछा था। हाउ इज़ तरुण? मेधा ने पूछा तो ओशी रुक गई। वो ठीक है, फ्लैट ढूंढने के चक्कर में बेचारा बहुत बिजी था। दैट्स नाइस। अगली बार तुम भी पास हो जाना तो हम सब वहाँ इकट्ठे रहा करेंगे। आई होप सो। आई हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड। ओशी में पास नहीं हो सकती। रबिश, तुम बस पढ़ाई में जुट जाओ मेधा। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो पढ़ाई में भला किसका मन लगता है मेधा? लगाना पड़ता है। एक बार जमकर पढ़ो, आंटी विल बी सो हैप्पी। मम्मी को मेरी क्या पड़ी है जो मैं उनके लिए सोचूं? ये क्या कह रही हो मेधा? जानती तो हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। यू नो, ज़ारा हैज़ ए स्टेप फादर जो बचपन से उसकी एक नहीं सुनते। तो मेरी कौन सुन रहा है? मम्मी तो आज भी अपनी ही शादी की सोच रही हैं। ये आइडिया मैंने ही पापा को दिया था। 2 सिंगल लोग इकट्ठे हो जाएं तो क्या बुरा है? मेरे जाने के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तुम भी तो अब मोस्टली भोपाल में ही रहती हो। कभी सोचा है कि आंटी लोनली हो जाएंगी? कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? इसीलिए तो मम्मी की डेथ के बाद उन्होंने हमारे घर आना छोड़ दिया है। अगर ये बात ऑफिशियली हो जाए तो? तभी गरिमा दोनों के लिए लेमनेड और बिस्किट लेकर अंदर आई। थैंक यू आंटी, मैं तो बस जा ही रही थी। अरे बैठो ओशी, अब न जाने कब मिलोगी। मेधा को लगा कि जैसे मम्मी ने ये बात जानबूझकर कही थी। शायद दोनों ने मिलकर तय किया हो कि बातचीत का सिलसिला वो यूं चलाएंगी कि मेधा उनकी बातों में आकर मान जाए। उसे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? यदि मम्मी का विवाह वर्मा अंकल से हो जाता है तो तरुण और वो भाई बहन हो जाएंगे। उसके और तरुण के विवाह का जो थोड़ा बहुत चांस होगा भी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। पर वो ये बात किससे कहे और कैसे कहे? ओशी झक मारकर घर आ गई, पर उसके दिमाग में बस यही प्रश्न घूम रहा था कि किस तरह मेधा को मनाया जाए। पापा, मेधा के भोपाल जाने के बाद आप दोनों एक सिंपल सेरेमनी में शादी कर लेना। अरे छोड़ना मेरी अम्मा, तुझे मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है पापा? टीचर होते हुए भी गरिमा इतनी दब्बू है कि?
पापा, दिस इज़ इंडिया। एक तरफ तो हम इतनी तरक्की कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी वेमेन आज़ाद होकर सोचने को आज भी तैयार नहीं है। सदियों की गुलामी ऐसे आसानी से नहीं जाने वाली बेटा। यू वॉन्ट टू गिव अप पॉप्स? अरे नहीं, तू चली जाएगी ना तो देखना वो कैसे दौड़ी दौड़ी आएगी। दैट्स अ गुड आइडिया पॉप्स। व्हाट्स अ गुड आइडिया? यही कि आप झूठ मूठ बीमार हो जाइए, फिर देखते हैं क्या होता है। यू आर मैड ओशी। पापा, दिस इज़ योर ओनली चांस। नहीं नहीं, मेधा को जाने दे, फिर मैं गरिमा का ऐसा ब्रेन वॉश करूँगा कि आई न्यू इट, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप दैट ईजिली। तू खुशी खुशी जा, मैं सब ठीक कर लूँगा। और पापा, जहाँ भी हो मम्मी भी यही चाहती होंगी। यू आर नॉट गिल्टी कॉन्शियस, आर यू पॉप्स? तू मेरे पिछले किसी जन्म में ज़रूर मेरी अम्मा रही होगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेधा थी। अंकल, मम्मी को तेज़ बुखार है, जल्दी आइए, डॉक्टर अंकल फ़ोन नहीं उठा रहे। मेधा, घबराओ नहीं, आजकल वायरल फीवर फैला हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। ओशी, तू मेधा के साथ जा, मैं डॉक्टर को ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं पापा, आप मेधा के साथ जाइए, कार की चाबी दीजिए, मैं डॉक्टर को अपने साथ लेकर आऊँगी। मेधा ने आपको यूं ही परेशान किया? बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है गरिमा। मेधा, जल्दी से पानी में भिगोकर तौलिया ले आओ। अन्वेष ने गरिमा को छुआ ही था कि उठ बैठी। आज मुझे पहली बार मौका मिला है तुम्हारी तीमारदारी करने का। चुपचाप लेटी रहो, वरना मैं तुम्हें अभी अपने घर ले जाऊंगा। गरिमा के लाल गाल सुर्ख हो गए। मेधा तौलिया और चिलमची में ठंडा पानी लेकर आ गई। अन्वेष ने एक छोटा तौलिया गरिमा के माथे पर रख दिया और दूसरे 2 तौलियों से उन्होंने मेधा से गरिमा की हथेलियों को पोंछने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में बुखार कम हो गया। अन्वेष के मना करने के बावजूद गरिमा ज़बरदस्ती उठकर बैठ गई। अपनी तीमारदारी में लगे अन्वेष और मेधा को देखकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा और अजीब भी। तभी ओशी डॉक्टर को लेकर पहुंच गई। मेधा और ओशी रसोई घर में सबके लिए चाय बनाने लगी। अच्छा हुआ ना मेधा कि तुम घर पर थीं। कल तुम्हारे भोपाल जाने के बाद अगर आंटी को कुछ हो जाता तो वो पापा को बताती भी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। इफ़ दे आर सच ए गुड फ्रेंड्स देन। गुड फ्रेंड्स और कपल्स में बहुत फ़र्क होता है। अब देखो, तरुण और तुम गुड फ्रेंड्स हो, पर तरुण और अदिति क्या? मेधा का मुख खुला का खुला रह गया। ओशी ने ये बात मेधा को जानबूझकर बताई थी ताकि वो तरुण के चक्कर में न बैठी रहे। तुम्हें नहीं मालूम? जवाब में मेधा ने अपना सर नामे हिला दिया। अरे, उन दोनों का चक्कर तो 1 साल से चल रहा है, अब तो पापा को भी पता चल गया है। तभी अदिति प्राइवेट ट्यूशनें ले रही है। हाँ, अगले साल वो भी इम्तिहान में बैठ रही है ना। हमारे ग्रुप में बस अब तुम ही बची हो मेधा। यू मस्ट वर्क हार्ड एंड बीट अस ऑल। कुछ चाय वाय भी बना रही हो कि दोनों बस गप्पे मार रही हो? अंदर से डॉक्टर अंकल की आवाज़ आई तो वे ट्रे लेकर भागी। अन्वेष ने गरिमा को सहारा देकर बैठाया तो सकचाती हुई मेधा की ओर देखने लगी। मेधा को इतना बुरा नहीं लग रहा था। सभी की तरह उसकी मम्मी को भी प्यार और दुलार की ज़रूरत होगी, इसका मेधा को आज पहली बार एहसास हुआ था। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी एहसास। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।